नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 20 घंटों से नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे नई दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और करीब 90 मिनट तक अपनी मां के साथ रहे। ताजा अपडेट यह है कि हीराबा खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में हीराबा की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत ही क्रूशल हैं। मोदी नई दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन मन अहमदाबाद में है। 100 साल की हीराबा की तबीयत का एक एक अपडेट नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। दिल्ली में मोदी कुछ जरूरी सरकारी काम निपटा रहे हैं, साथ ही साथ वो डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो मोदी फिर से अहमदाबाद भी जा सकते हैं। मोदी अपनी मां के साथ रहते नहीं, लेकिन मां का आशीर्वाद हमेशा साथ रखते हैं। हर बड़े काम से पहले और हर शुभ मौके पर वो मां का आशीर्वाद लेने जाते हैं। मोदी के लिए मां क्या है और हीराबा के लिए नरेंद्र क्या है, मां की कहानी प्रधानमंत्री की जुबानी देखते हैं। पिछले कुछ घंटे नरेंद्र मोदी के लिए बड़े इम्तिहान वाले रहे हैं। मां की तबीयत अच्छी नहीं है, यह खबर प्रधानमंत्री को बीती रात ही मिल गई थी। मां अस्पताल में है, यह पता चला तो पूरी रात नरेंद्र मोदी ने मां की तबीयत पर नजर रखी। सुबह प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सारे अपॉइंटमेंट निपटाए और दोपहर 2 बजे के करीब वो अहमदाबाद रवाना हो गए। तब से नरेंद्र मोदी मां की तबीयत के बारे में मिनट टू मिनट डिटेल लेते रहे। प्रधानमंत्री को खबर मिली थी कि मां हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हीराबा गांधीनगर के रायसन इलाके में नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। अहमदाबाद का यूएन मेहता अस्पताल वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर है। रात में ही हीराबा को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। तब से वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। नरेंद्र मोदी अपने परिवार के साथ नहीं रहते, मोदी अपनी मां के साथ नहीं रहते, फिर भी वो मां के सबसे करीब हैं। मोदी और मां की मुलाकात कभी कभी ही हो पाती है, मगर मां का आशीर्वाद हमेशा मोदी के साथ रहता है। मोदी आज जो कुछ भी है, मोदी की शख्सियत जैसी भी है, वो हीराबा के कारण ही है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की बात है। मां के पैर धोकर उसे आंख से लगाते नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों पर बहुत कमेंट किए गए। सोशल मीडिया पर इनको लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो लोग मां और मोदी के रिश्ते पर कमेंटबाजी करते हैं, वो मां और मोदी के रिश्तों को सही से पढ़ नहीं पाते। वो इस रिश्ते की गहराई को सही से समझ नहीं पाते। मां और मोदी का रिश्ता क्या है, हम आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन में मां का क्या रोल रहा है, ये बातें मोदी ने समय समय पर खुद बताई। मां ने नरेंद्र मोदी की कैसी केयर की, प्रधानमंत्री ने ये बातें पब्लिक से भी शेयर की हैं। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा।
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी 8.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। शासन के इतने लंबे दौर में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि हीराबा अपने बेटे के सरकारी घर में कुछ दिन के लिए रहने आई। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब 2 साल बाद हीराबा एक बार दिल्ली आई और पीएम हाउस में कुछ दिन रुकी। याद कीजिए, 2014 से पहले दिल्ली में जब भी किसी प्रधानमंत्री की शपथ होती थी, तब फ्रंट रो की हर सीट प्रधानमंत्री के फैमिली मेंबर्स से भर जाती थी। 2001 से पहले मुख्यमंत्री के शपथ में भी ऐसा ही होता था। मगर हीराबा सिर्फ एक बार बेटे के शपथ ग्रहण में आई। बेटे को आशीर्वाद देने की यह तस्वीर 2002 की है, जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर दूसरी बार सीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य शपथ ग्रहण में नहीं आया। ये फैसला भी हीराबा का था। लोगों ने तय किया कि हम लोग नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आना है। मैं बोला आएंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। फिर कैसे परेशानी बढ़ने वाली है? मैं तो कई लोगों की पहचान हमारे से होगी, वो लोग हमको जीने नहीं देंगे और हम फिर उनकी बात आपको तो अब तक फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग ना आए तो इसमें क्या है, क्योंकि उस वक्त बहुत चर्चा थी कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं आ रहा है। हाँ, अक्सर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद पीछे लॉजिक ये था और ये परेशानी होती है। आज पहचान हुई है तो कई लोग आते हैं, आपसे तो काम एक फोन करेंगे हो जाएगा, एक फोन करोगे हो जाएगा, ऐसा कहने वाले कई आते हैं। अच्छा। फिर नाराज होके जाते हैं, लेकिन ये सब चलता है। अच्छा, अब लोग क्योंकि पहचानने लगे। हाँ, पहचान होने लगे बात होती। अभी क्या है, उनका कार्यक्रम होता है तो हम कहीं बैठ जाते हैं। अब क्या है कि कार्यकर्ता लोग है, वो तो पहचानते हैं जिनके साथ हमने काम किया है, तो बोलेगा यहाँ बैठिए आप, तो बैठने की व्यवस्था कर देंगे, तो लोगों को देखेगा कौन है, और फिर ये सब समस्याएं आती है। अरे लेकिन इसकी परवाह नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हीराबा बेटे के साथ नहीं रही, क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी का ध्यान काम से भटकता। मोदी मां का आशीर्वाद लेने अपने छोटे भाई के घर जाया करते थे। जब भी मां उनसे मिलती, अपने हाथों से खाना खिलाती और लौटते वक्त आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे अवश्य देती। 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले भी नरेंद्र मोदी जब मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब भी उनको आशीर्वाद के रूप में पैसे मिले थे। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माताजी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माताजी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। जिस दिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूं। नरेंद्र मोदी जब तक छोटे थे, मां हीराबा उनकी सबसे ज्यादा केयर करती थी। नरेंद्र मोदी कुछ बड़े हुए तो देर देर तक घर से बाहर रहते थे। संगठन के काम से बाहर निकलते तो कभी कभी आधी रात के वक्त घर लौटते। हीराबा रात में भी उनके लिए खाना बचाकर रखती थी। हीराबा ने कभी मोदी की पब्लिक लाइफ में दखल नहीं दिया, ना ही कभी उसमें शरीक हुई। 1992 की ये इकलौती तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी एकता यात्रा पूरी करके श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटे, तो मां ने सार्वजनिक मंच पर बेटे को तिलक लगाया था। मां के बारे में मोदी ने लिखा है कि
एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मां ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। मां के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था। उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय मां मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रही हैं। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के बारे में कई बार बातें की हैं। एक बार मोदी की मां ने भी इंडिया टीवी के माइक पर अपने बेटे के बारे में बात की थी। 2014 से पहले दुनिया भले ही मोदी को खारिज कर रही थी, पर मां को मालूम था कि उनका बेटा प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। प्रधान बनશે 100% અને મારા શબ્દોથી સાચી વાત તમે યાદ રાખજો। એ પ્રધાન બનવાના આશીર્વાદ છે મારા અને મારી આશીષથી એને ભગવાન વારી આવ્યો છે। આપણે કોઈ કર્યું નથી પણ ભગવાનને એને બુદ્ધિ રડાવી છે અને ભગવાન બધી શક્તિ આપી છે માટે એ કદી પાછો પડવાનો નથી અને એનું ધારેલું સફળ થવાનું। मोदी को मां से क्या मिला? मोदी को विरासत में मां से धन दौलत नहीं मिली, रुपए पैसे नहीं मिले, बल्कि इससे भी अनमोल खजाना मिला। मोदी को मां से आदर्श मिले, मोदी को मां से जीने का सलीका मिला, मोदी को मां से साफ सफाई का तरीका मिला, मोदी को मां से करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाने का आदेश मिला। देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। मोदी देश भर में साफ सफाई का अभियान चलाते हैं क्योंकि ये उनको मां ने सिखाया है। चिड़ियों को दाना डालना, उनको भूखा नहीं छोड़ना, ये भी मोदी ने मां से ही सीखा है। करप्शन के खिलाफ नरेंद्र मोदी कड़क है क्योंकि यही उनकी मां का आदेश है। मोदी को यह आदेश तब मिला था जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे। वहां पर आए ना मिलने के लिए घर पर सबको, और पता चला कि अभी सीएम का ओथ लेने का प्रसंग आएगा, तो माताजी ने उन्हें कह दिया, तो देख बेटा, कोई लॉन्च दे ना तो भी लेना नहीं, रिश्वत पे दे, कोई देने के लिए आए ना तो भी ले लेगा नहीं। ये मतलब माता जी की फीलिंग है, सोच है। और उसके बाद आज तक आपके प्रति किसी ने कभी उंगली उठाई नहीं है, और ये दलदल वाली जगह पर आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को हिफाजत से रखना, ये सोच है उसी पीछे। मतलब रिश्वत लेनी नहीं, लेकिन अगर कोई देने आए तो भी नहीं लेनी। मांगने की या लेने की बात तो अलग है, कोई देने के लिए आए ना तो भी इसको रिजेक्ट करना। जी माता जी ने उसको कहा। हाँ, ग्रेट सीख है नरेंद्र भाई को जो दिया है ना, पूरे जीवन में नरेंद्र भाई को माता जी ने जो सबसे बड़ी सीख दी है ना, ये है सबसे बड़ी सीख है। एक अनपढ़ बाई जिसको अखबार पढ़ती नहीं है, टीवी पर न्यूज देखते हैं, नरेंद्र का फोटो देखते खुश हो जाती है। अच्छा। और उनके मन में सोच आए, बड़ा मकान है, आलीशान रहने का है, ऐसा है वैसा है। हीराबा ने इसी साल उम्र का 1वां पड़ाव पार किया, लेकिन आज भी जब वो अपने बेटे से मिलती हैं, तो वैसा ही लाड लुटाती हैं जैसा 70 साल पहले लुटाती थी। बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना, बेटे के माथे को प्यार से सहलाना, उसे चूमना, अपने हाथों से खाना खिलाना, गीता और रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकें देकर विदा करना। 18 जून 2022 को जब हीराबा 100 साल पूरे कर रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक ब्लॉग लिखा था। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था।
उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाएं। नरेंद्र मोदी का परिवार अभावों में पला बढ़ा, लेकिन हीराबा की सीख ने मोदी को देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा दिया। अपनी मां के बारे में मोदी ने लिखा है, साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुंचता हूँ, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। आज बेटा प्रधानमंत्री है, इसलिए कैमरा हीराबा का भी पीछा करता है। 2016 में नोटबंदी होने पर हीराबा पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंची तो इस पर भी कहानियां बनाई गईं। इसी साल 5 दिसंबर को 100 साल की हीराबा वोट देने पहुंची तो हेडलाइन बनी, मोदी की मां इन सब से दूर रहने का प्रयास करती हैं, टीवी वालों से कभी कभार ही कुछ कहती हैं। हीराबा की ऐसी कोई तमन्ना शेष नहीं जो पूरी नहीं हुई हो। भगवान की भक्ति में लीन रहना, यही उनका जीवन है। मोदी की मां टीवी पर तभी दिखती है जब बेटा उनसे मिलने पहुंचे। जब भी चुनाव आता है, प्रधानमंत्री की मां को सियासत के कीचड़ में घसीट लिया जाता है। जो मोदी से चुनाव में नहीं जीत पाते, वो मोदी की मां पर अटैक करते हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए। कांग्रेस के लोग मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं। और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। हीराबा का बेटा देश का लायक बेटा है। वो करोड़ों करोड़ देशवासियों का भाग्य संवारता है, फिर भी मां तो मां होती है। मोदी आज अहमदाबाद से इस तसल्ली के साथ लौटे कि मां की तबीयत ठीक है, मां खतरे से बाहर है। 2023 का साल भारत के लिए और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया के 20 बड़े और ताकतवर मुल्कों का मेजबान बनेगा। 23 के जनवरी महीने से ही पूरी दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी पर टिकी होगी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता भी बड़ी हलचल वाला है। सोचिए, दुनिया में इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर हैं जिनके पास पुतिन का भी फोन आया और जेलेंस्की का भी। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हॉटलाइन पर मोदी को युद्ध का अपडेट दिया। 23 से ठीक पहले ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अचानक डिमांड में आ गया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते की इंटरनेशनल रेटिंग भी आ गई है और सारी रेटिंग्स में, सारी रैंकिंग्स में इंडिया टॉप 5 में है। तो नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है, मोदी की पोजीशन क्या है,
नरेंद्र मोदी का मोस्ट एम्बिशियस प्लान क्या है? मोदी के मेगा प्लान का कर्टन रेजर इस रिपोर्ट से हम रिलीज करते हैं। रेड कारपेट बिछेगा, मोदी मेजबान होंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स मेहमान होंगे। बाइडेन होंगे, माइक्रो होंगे, कनाडा के पीएम ट्रूडो होंगे, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक होंगे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस होंगे, जर्मन चांसलर भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, जापान, इटली, मैक्सिको, टर्की के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। 24 से ठीक पहले दुनिया के सुपर 20 मिलेंगे। ये 2023 का सबसे बड़ा इवेंट होगा। तो क्या इस एक इवेंट से 24 में मोदी का आना कंफर्म हो जाएगा? यह प्रधानमंत्री का मेगा प्लान है। 364 दिन पर फोकस, 8,736 घंटे का प्रेजेंटेशन, 5,24,160 मिनट में पूरा होगा मोदी का अगला मिशन। देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। G20 समिट भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। जो लोग कहते हैं कि G20 से क्या मिलेगा, वो ये नहीं जानते कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, असम, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्य G20 के अलग अलग इवेंट्स को होस्ट करेंगे। दुनिया के 20 देशों में इन सभी राज्यों की इमेज बनेगी, इंडिया की इमेज बनेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। G20 के सदस्य देशों के डेलीगेट्स अभी से हिंदुस्तानी रंग में दिखने लगे हैं। जो जहां जहां आ रहा है, जहां जहां जा रहा है, वो इंडिया वाला पोस्ट कार्ड लेकर ही अपने अपने घर वापस जा रहा है। न्यू इंडिया की ही कहानी सुना रहा है। इंडिया के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन का जिक्र करते हुए मोदी ने चुनाव की बात नहीं की। मोदी ने दुनिया को आई बिलीव वी कैन का मंत्र दिया। लेकिन मोदी के कुछ दुश्मनों ने इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट वाला टेक्स्ट फिट कर दिया, इसे 2024 के चुनाव से जोड़ दिया। मोदी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का प्रमोशन कर रहे हैं, विरोधी अभी से सियासी स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गए हैं। मोदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, विरोधी दूसरी ही लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। मोदी बाहर जाकर इंडिया की बात करें, तब भी विरोधी कहते हैं कि ये तो मोदी इवेंट कर रहे हैं। मोदी इंडिया में रहकर दुनिया को न्यू इंडिया का टूर कराएं, तो भी विरोधी यही कहते हैं कि मोदी इवेंट बाजी कर रहे हैं। ये मोदी से जलन भी है और मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती ताकत से चिढ़ भी है। ऐसा क्यों है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मोदी के दुश्मनों को एक एक हेडलाइन की खबर है। पता सबको है, दुनिया में मोदी की ही प्रचंड लहर है। 22 की पावर रैंकिंग में इंडिया का ही वजन है। नरेंद्र मोदी ही लीडर नंबर 1 है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war." You are an inspiration for the rest of the world. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. दुनिया को भी मोदी पर ट्रस्ट है। इंडिया में भी मोदी ही सबसे भरोसेमंद है।
युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन भी इंडिया इंडिया ही करता है। बाइडेन से नहीं, मोदी से ही मदद मांगता है। प्लीज हमारी हेल्प करो मोदी। रूस को टोको, वर्ल्ड वॉर रोको मोदी। अलग अलग देश के अखबारों में मोदी की तस्वीर, मोदी का ही जिक्र। भाषा अलग अलग है लेकिन भाव एक है, मोदी का नाम जरूर है। वैश्विक स्तर पर यह मोदी की क्रेडिबिलिटी है। दुनिया में वैसे तो ढेर सारे ग्रुप हैं, G77 है, इसमें इंडिया भी है। फिलहाल इसकी लीडरशिप पाकिस्तान के पास है। ग्रुप ऑफ 5 है, इसमें भी इंडिया है। फिलहाल ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता है। ग्रुप ऑफ 7 में इंडिया नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों के इस एक्सक्लूसिव क्लब में इंडिया को कई सालों से चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया का फोकस G20 पर है, जिसकी अध्यक्षता इंडिया के पास है, जिसके लीडर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी की तस्वीर के साथ छपी इस इंटरनेशनल हेडलाइन को गौर से पढ़िए। 2023 के ग्लोबल समिट्स राइज ऑफ द रेस्ट के लिए लिटमस टेस्ट है। यहां रेस्ट का मतलब इंडिया से ही है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। मोदी के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, डिलीवरी करने का प्रेशर भी है, चैलेंज भी है। हिंदुस्तान के अलग अलग 56 लोकेशंस पर 30 नवंबर 2023 तक G20 की 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की लीडर्स समिट होगी। यानी ये वो पीरियड होगा जब मोदी की लीडरशिप में इंडिया खुद को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश करेगा, और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। अक्टूबर में मोदी और जेलेंस्की की फोन पर बात होती है और दिसंबर में G20 की अध्यक्षता भारत के पास आती है। मोदी के पास यूक्रेन के राष्ट्रपति का फोन आ जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि मोदी से बात करने के बाद जेलेंस्की जो ट्वीट करते हैं उसमें G20 का जिक्र करके क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि अगर रूस को कोई रोक सकता है तो वो काम इंडिया ही कर सकता है। G20 के अध्यक्ष मोदी ही कर सकते हैं, और इसके लिए वो ये शब्द यूज करते हैं, नाउ आई काउंट ऑन इंडिया। Ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. एक और बात नोट की आपने, पहले 16 दिसंबर को पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया और उस फोन कॉल के ठीक 9 दिन बाद 26 दिसंबर को जेलेंस्की का फोन मोदी के पास आ गया। ये ग्लोबल स्टेज पर मोदी के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि दुनिया का हर वर्ल्ड लीडर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने को ही आतुर है। ऐसा क्यों है, पहले इसे कुछ फैक्ट से समझते हैं। युद्ध टालने की बात आती है तो मोदी के पास ही फोन आता है। चीन से भिड़ने का मौका आता है तो मोदी की लीडरशिप में ही इंडिया को सबसे पावरफुल बताया जाता है। कोरोना को हराने का जिक्र होता है तो भी मेड इन इंडिया वैक्सीन ही ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड करता है। हर सिचुएशन में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। 2022 की टॉप 50 पावर रैंकिंग जारी हुई। इसमें टॉप 5 लीडर्स को देखिए। नंबर 5 पर ब्राजील के राष्ट्रपति, नंबर 4 पर कोलंबिया के राष्ट्रपति, नंबर 3 पर टर्की के राष्ट्रपति, नंबर 2 पर अमेरिका के राष्ट्रपति, और पहले स्थान पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बैक टू बैक दूसरा साल है जब मोदी नंबर 1 की रैंकिंग पर बने हुए हैं।
इस पावर रैंकिंग को डिकोड करने पर एक और बात पता चलती है। G20 में कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश भी हैं। लेकिन मोदी की नंबर 1 पावर रैंकिंग की तुलना में कनाडा के पीएम 8वें स्थान पर हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति 12वें स्थान पर हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति 14वें स्थान पर हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति 16वें स्थान पर हैं, साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति 18वें स्थान पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम 21वें स्थान पर हैं, जर्मन चांसलर 48वें स्थान पर हैं। यानी इस पैमाने पर मोदी को टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। टॉप पोजीशन पर बैठे मोदी इस लीग में सबसे पावरफुल हैं, सबसे इंपैक्टफुल वर्ल्ड लीडर हैं। देवभक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी है। एक पावरफुल लीडर के होने से दुनिया में उस देश का डंका बजता है। ये समझने के लिए आपको 2022 की 2 अलग-अलग कंट्री पावर रैंकिंग्स को देखना चाहिए। यहाँ भारत का हर रंग दिखता है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। 85 देशों की यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की स्टडी में 22 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सबसे पावरफुल देशों की कैटेगरी में इंडिया 13वें पायदान पर है। वर्ल्ड स्टेज पर एक लीडर के तौर पर इंडिया का स्कोर 15.1% है। आर्थिक रूप से एक इन्फ्लुएंशियल देश के पैमाने पर इंडिया का स्कोर 51% से ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के लिहाज से भारत को 32% से ज्यादा का स्कोर मिला है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस के तौर पर भारत को करीब 30% का स्कोर दिया गया है। मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग में इंडिया का ओवरऑल स्कोर अब 39% है। ये तो पहली रैंकिंग की बात हुई, अभी दूसरी रैंकिंग बाकी है। वो रैंकिंग है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यानी द ISA 2022 कंट्री पावर रैंकिंग्स। ये रैंकिंग 7 अलग अलग पैमानों पर तैयार की गई है। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, नंबर 2 डेमोग्राफिक पावर, नंबर 3 मिलिट्री पावर, नंबर 4 एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स पावर, नंबर 5 पॉलिटिकल पावर, नंबर 6 कल्चरल पावर और नंबर 7 टेक्नोलॉजिकल पावर। ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली मोदी की लीडरशिप से जुड़े हुए हैं और इसका रिजल्ट रैंकिंग में दिखता है। मोस्ट पावरफुल देशों की इस रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे पर, इंडिया तीसरे स्थान पर है। G20 के बाकी देशों की बात करें तो रूस चौथे, जापान 5वें, फ्रांस 6ठे, ब्रिटेन 7वें, ब्राजील 8वें, जर्मनी 9वें, कनाडा 10वें, सऊदी अरब 11वें, ऑस्ट्रेलिया 12वें, साउथ कोरिया 13वें, टर्की 14वें और इटली 15वें स्थान पर है। यानी इंडिया से कहीं पीछे। ये मोदी ने ही मुमकिन किया है। दुनिया मोदी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया के खिलाफ हेट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन घर के भीतर एक ऐसा इकोसिस्टम बैठा है जो 24/7 मोदी को ही कमजोर करने पर तुला है। 2022 में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह वाला टेक्स्ट न फिट किया गया हो। मोदी के लिए डरपोक जैसे शब्द लिखे गए, बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट किया गया। मोदी विरोधी झुंड ने ऐसा नैरेटिव तक बनाया कि 2014 में भारत में एक कट्टरपंथी सरकार बनी जिसे एक डिक्टेटर ने कब्जे में कर लिया। पूरी स्क्रिप्ट ही 24 में मोदी को रास्ते से हटाने के लिए लिखी गई। राहुल को तपस्वी बताकर मोदी पर अटैक किया गया और इस काम को अंजाम देने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक विरोधियों ने अपने टॉप लीडर्स को हथियार पकड़ा दिए। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते।
और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन विरोधियों की लाख कोशिश के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर रेटिंग में, हर सर्वे में एक बार नहीं बार बार मोदी की पॉपुलैरिटी फुल स्पीड में बढ़ती ही चली गई। 1 जनवरी 2022 को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 72% थी और इस वक्त भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है। पूरे साल मोदी को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज बढ़ता रहा। 21 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी लगातार नंबर 1 पर बने रहे, यानी मोदी की साख बढ़ी है, घटी नहीं है। मोदी की इमेज को डेंट लगाने के लिए, इंटरनेशनल स्टेज पर हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने के लिए चीन की बीन भी बजाई गई। चीन से डरती है मोदी सरकार, घबराती है मोदी सरकार जैसी बातें फैलाई गई। लेकिन सच छिपा लिया गया। सच का खुलासा अलग अलग सर्वे में हुआ। एक सर्वे के मुताबिक देश के 81% लोगों का मानना है कि भारत की विदेश नीति सुरक्षा के मामले में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए काफी सटीक रही है। 73% लोगों का मानना है कि गलवान के बाद भारत ने LAC पर चीन को जैसा सबक सिखाया वो काफी इफेक्टिव रहा। ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया की वैक्सीन नीति से चीन को झटका लगा है। पूरी दुनिया में चीन का क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है। कहने को यह बहुत छोटी बात है कि मोदी ने वैक्सीन मैत्री लॉन्च की, अलग अलग देशों को वैक्सीन बांटे। हर जगह, हर देश ने मोदी को इसका डायरेक्ट क्रेडिट दिया, इंडिया को थैंक यू कहा। प्रयास करना शुरू करना एक बात है, वो करनी चाहिए, परंतु कुल मिलाकर सारी दुनिया में इसका उपाय हमको देना है। विश्व पटल पर एक उभरते हुए देश के नाते आज सारा विश्व ये जानना चाह रहा है कि विश्व जिन समस्याओं में से जा रहा है उसके हल के लिए भारत की कल्पनाएं क्या है। हमको उत्तर मिलेगा, हमारे देश के लिए उत्तर मिलेगा, संपूर्ण विश्व को इन सारी समस्याओं से समाधान मिलने वाला है और वैसा समाधान देना एक उभरते देश के नाते और हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य भी है, इस नाते हमारा दायित्व बनता है। चीन में हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। आज की तारीख में कोई मेड इन चाइना वैक्सीन को हाथ तक नहीं लगा रहा है, मगर जो मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के कोने कोने में पहुंची उसे लेकर पूरी दुनिया निश्चिंत हुई। सबने कहा मोदी ने बचा लिया। जिनपिंग पर भरोसा किया होता तो आज कोई जिंदा न होता। फॉरेन पॉलिसी सर्वे से भी ये बात निकलकर सामने आई है। 90% लोगों ने मोदी के वैक्सीन मित्र मिशन को हरी झंडी दिखाई है। फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में दुनिया की फार्मेसी आज भारत बन गई है और दुनिया को दवाई देने का काम भी भारत उसमें लीड ले रहा है, यह हमको समझना चाहिए। 24 से पहले एक और फैशन देखने को मिला। बहुत सारे लोग अलग अलग इंडेक्स दिखाकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। कभी हंगर इंडेक्स के बहाने ये फैलाएंगे कि हिंदुस्तान कहां से आ गया, ये नहीं बताएंगे कि 14 से पहले इसी इंडेक्स में भारत की क्या दुर्गति थी। ये उस इंडेक्स की बात नहीं करेंगे जिसे वर्ल्ड बैंक शेयर कर रहा है। दुनिया कह रही है कि ब्राइट स्पॉट बना रहेगा भारत। भारत की विकास दर इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेज है। 7% की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। CEBR की रिपोर्ट कह रही है कि 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 35 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आने वाले समय में हर पैमाने पर इंडिया का राइज होना तय है। तो क्या इसीलिए मोदी के दुश्मनों को इतना भय है? आपको जान करके खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 200 साल हमारे ऊपर राज किया। आज जिन्होंने हमें 200 साल राज किया, आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है और ब्रिटानिया को पछाड़ करके
हमने वो स्थान हासिल कर लिया है। यानी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनसे ऊपर भी हम आगे बढ़ करके हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज अति गरीबी, भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। 22 में मोदी ने करीब करीब हर टास्क पूरा कर लिया है। 23 में G20 की कमान आने के बाद ग्लोबल स्टेज पर मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। दुनिया के करीब 85% GDP को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप ऑफ 20 हिंदुस्तान के लिहाज से 23 में सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा। मोदी के पास मौका होगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को सुपर पावर बनाने का भी, और 24 से पहले देश को यह बताने का भी कि अगर मजबूत लीडर हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।